सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का नागरिक शास्त्र का 5वां अध्याय न्यायपालिका या ज्यूडिशरी। इसके माध्यम से हम भारतीय संविधान से रूबरू होंगे, न्यायपालिका की भूमिका से अवगत होंगे, न्यायिक समीक्षा क्या होती है यह जानेंगे, PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका से अवगत होंगे, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं जिला अदालतों से रूबरू होंगे और अपीलीय व्यवस्था से परिचित होंगे। भारतीय न्यायपालिका आम कानून या कॉमन लॉ पर आधारित प्रणाली है। यह प्रणाली अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन के समय बनाई थी। इस प्रणाली को आम कानून व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, जिसमें न्यायाधीश अपने फैसलों, आदेशों और निर्णयों से कानून का विकास करते हैं। आप देख सकते हैं ये पिट्स का इंडिया एक्ट 1784 और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस प्रणाली को हमारे देश में शुरू किया गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होने के बाद 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ। इस संविधान के माध्यम से ब्रिटिश न्यायिक समिति के स्थान पर नई न्यायिक संरचना का गठन हुआ और इसके अनुसार भारत में कई स्तर के तथा विभिन्न प्रकार के न्यायालय हैं। और जैसा कि आप देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर। हमारा संविधान विश्व का सबसे लिखित संविधान, जिसको लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। हम देखते हैं न्यायपालिका की भूमिका क्या है। हमारे देश में कानून का शासन चलता है। सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। जब किसी कानून का उल्लंघन होता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसके लिए न्यायपालिका है। इस न्याय व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। राज्य का अंग होने के नाते लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह यह भूमिका इसलिए अदा कर पाती है क्योंकि वह स्वतंत्र है। अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है। वे तय करती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करना चाहिए, वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है, आदि बहुत सारे कार्य जो न्यायपालिका करती है। तो कार्यपालिका के कार्यों को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। देख लीजिए, सबसे पहला काम है विवादों का निपटारा करना। अब ये विवाद किन किन के बीच होते हैं जिसे न्यायपालिका निपटाती है? तो पहला, नागरिकों के मध्य का विवाद। यदि दो नागरिकों के मध्य के बीच कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो, उसका निपटारा करती है। नागरिक एवं सरकार के मध्य यदि कोई विवाद हो रहा तो उसका निपटारण करती है। 2 राज्य सरकारों के बीच के विवादों का निपटारण करती है और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच के विवादों का निपटारण करती है। अब नागरिकों के मध्य का विवाद कैसे? भूमि, संपत्ति, शादी विवाह, तलाक, मर्डर, खून, इन सब मामलों का निपटारण 2 व्यक्तियों के बीच होता है। नागरिक एवं सरकार के मध्य कैसे विवाद होगा? जैसे हाकिम साहब की स्टोरी में देखा कि सरकार ने उसको स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान नहीं की, या कई लोग नौकरियों के लिए जाते हैं, नौकरियों से निकाल दिए जाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, या रोजगार की समस्या होती है, लेबर की समस्या होती है कि सही वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो उस दौरान नागरिक और सरकार के बीच विवाद का निपटारण होता है। 2 राज्य सरकारों के बीच विवाद, जैसे असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद चल रहा है, उसका भी निपटारण कौन करती है? न्यायपालिका करती है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल को लेकर के विवाद होता है, तो इसका निपटारण कौन करता है? न्यायपालिका करती है। तो ये किस किस के बीच में हो गया? 2 राज्य सरकारों के बीच के विवाद का निपटारण करती है। और चौथा है केंद्र व राज्य सरकारों के बीच के विवाद को। यदि केंद्र में और राज्य सरकार में किसी बात पर मतभेद हो तो उन मतभेदों का निपटारण भी कौन करता है? न्यायपालिका ही करती है। तो ये न्यायपालिका का पहला काम है, विवादों का निपटारा करना। अभी दूसरा कार्य है न्यायिक समीक्षा करना, ज्यूडिशियल रिव्यू जिसे कहा जाता है। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही है। इस नाते यदि न्यायपालिका को यह लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत या मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है।
और इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। मतलब न्यायालय ये देखते हैं कि जो कानून पास किया गया है हमारी विधायिका के द्वारा वो संविधान सम्मत है या नहीं है, संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो वो उसे बदलने के लिए कह सकती है या उसको रद्द कर सकती है। तीसरा देख लीजिए, कानून की रक्षा एवं मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन भी क्या है, ज्यूडिशरी का ही काम है। तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आर्टिकल 21 इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो वह सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में जा सकता है। न्यायालय मुआवजा भी दिलाते हैं, अतः कहा जा सकता है कि वे कानून की रक्षा एवं मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करते हैं। तो यह 3 कार्य है ज्यूडिशरी के, विवादों का निपटारा करना, न्यायिक समीक्षा करना, कानून की रक्षा करना और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन भी करना। अब हम देखते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र है या नहीं है। इस गवर्नमेंट कंट्रोलिंग द ज्यूडिशरी, तो नो। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। नेताओं, ताकतवर लोगों द्वारा न्यायिक प्रक्रिया में दखलंदाजी स्वीकार नहीं है। भारतीय संविधान का बुनियादी पहलू यही है, शक्तियों का बंटवारा। इससे क्या किया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों में दखल नहीं दे सकती है। अदालतें न तो सरकार के अधीन है, ना ही वे सरकार की ओर से कार्य करती है। मतलब विधायिका और कार्यपालिका, नेता लोग और ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये लोग न्यायपालिका में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका एवं कार्यपालिका दखल नहीं दे। इसलिए जब जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे हाई कोर्ट के हो, अगर वो एक बार अपॉइंट हो जाते हैं तो उनको उनके पद से हटाना बहुत मुश्किल होता है, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। और अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उसके लिए महाभियोग लगाना पड़ता है। मतलब संसद में 2/3 बहुमत के बाद ही महाभियोग लग सकता है, तो बड़ी मुश्किल है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र है, और इसीलिए इस आधार पर ही विधायिका एवं कार्यपालिका को शक्तियों के दुरुपयोग से रोकती है और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। अभी देखिए हमारे देश में अदालतों की संरचना कैसी है। तो हमारे देश में 3 अलग अलग स्तरों पर अदालतें हैं। निचले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जो तहसील एवं जिला स्तर पर होते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में निचले अदालत, इन्हें जिला अदालत भी कहा जाता है और ये जिला न्यायाधीश की देखरेख में कार्य करते हैं। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, यह राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है जो मुख्य न्यायाधीश के अधीन कार्य करती है। जैसे आप देख सकते हैं अभी कि खंडवा, बैतूल, बुरहानपुर, इंदौर, इन सब जिलों में क्या है, अपनी अपनी जिला अदालतें हैं। और हमारे मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है। और सर्वोच्च न्यायालय तो आप सभी को पता है कि कहाँ स्थित है, दिल्ली में है। तो उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली में है, और देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। देखिए भारत की शीर्ष न्यायालय नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय है, जिसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नीचे विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय हैं, और उच्च न्यायालय के नीचे जिला न्यायालय और उनके अधीनस्थ न्यायालय हैं जिन्हें निचली अदालत कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय, जिसका प्रधान न्यायाधीश होता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने नए मामलों तथा उच्च न्यायालयों के विवादों दोनों को देखने का अधिकार है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित है। न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के परस्पर मतभेद या विवाद का सुलह राष्ट्रपति करता है। देख लीजिए भारत में न्यायालयों की संरचना, इसमें हम 3 विभिन्न प्रकार के देखते हैं। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये वे अदालतें हैं जिनसे ज़्यादातर लोग बातचीत करते हैं। इन्हें अधीनस्थ या जिला अदालत या तहसील स्तर की अदालत कहा जाता है। आप नीचे देख भी सकते हैं जिला अदालतें। उच्च न्यायालय
जिला अदालतों के बाद किसका स्तर है? उच्च न्यायालयों का है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है जो उस राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में इधर पंजाब और हरियाणा का कोर्ट है, उच्च न्यायालय एक ही जगह है। और ये हमारे विभिन्न राज्यों में, जैसे मेघालय का गुवाहाटी में, मेघालय का आजकल शिलांग में, गुवाहाटी का गुवाहाटी में और अन्य नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्रों के गुवाहाटी में, पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ में, मध्य प्रदेश का जबलपुर में, उत्तर प्रदेश का लखनऊ में, ये राज्यों के उच्च न्यायालय हैं। सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष स्तर पर है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय भारत की सभी अदालतों के लिए क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं, मान्य होते हैं। ये नई दिल्ली में स्थित है और हमारे भारत देश में हमारे पास एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों पर क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं, उन्हें मानना पड़ता है। तो अब एकीकृत न्यायिक व्यवस्था क्या है देख लीजिए। उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था। वर्तमान में देश भर में 25 उच्च न्यायालय एवं दिल्ली में एक सर्वोच्च न्यायालय है। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। अपील की व्यवस्था इसका मुख्य पहलू है। यदि किसी को यह लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह इससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है और अपील की व्यवस्था की समझने के लिए एक मुकदमे पर विचार करें जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। तो आइए देखते हैं ये मुकदमा। भारत में 4 महानगरों में अलग अलग उच्च न्यायालय बनाने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि जो दिल्ली देश के अनेक भौगोलिक भागों से बहुत दूर है और उच्चतम न्यायालय के पास कार्य का भार ज़्यादा होता है, तो अगर ऐसा हो गया तो हम पाएंगे कि न्यायिक गति थोड़ी बढ़ रही है। अपीलीय प्रणाली भारत में मौजूद है, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है यदि वे मानते हैं कि निचली अदालत द्वारा उनके साथ न्याय नहीं किया गया है। तो लीजिए एक उदाहरण देखते हैं। राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार और अन्य के खिलाफ ये मुकदमा था। फरवरी 1980 में लक्ष्मण कुमार का 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह हुआ था एवं दिसंबर 2, 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। किस कारण? क्योंकि वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया कि निचली अदालत में गवाह के तौर पर 4 पड़ोसियों को बुलाया गया। उन्होंने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात उन्होंने सुधा की चीख पुकार सुनी और मामला जानने के लिए वे लक्ष्मण के घर में बलपूर्वक घुसे। सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे एवं कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उस पर मिट्टी का तेल डाला। लक्ष्मण ने आग लगाई। सुधा के परिवार वाले एवं पड़ोसी ने बताया कि ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते थे। पहले बच्चे के पैदा होने पर बड़ी रकम एवं स्कूटर एवं फ्रिज की मांग की थी और बचाव में लक्ष्मण के परिवार वालों ने कहा कि सुधा स्टोव पर दूध गर्म कर रही थी और उससे जल गई थी। तो निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला एवं सुधा के जेठ सुभाष चंद्र की दोषी पाया और तीनों को मौत की सजा सुना दी। नवंबर 1983 में क्या हुआ? तीनों आरोपियों ने निचली अदालत के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। दोनों तरफ के वकीलों में तर्क सुनने के बाद, जिरह सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अतः अदालत ने क्या किया? लक्ष्मण, शकुंतला, सुभाष चंद्रा सभी लोगों को बरी कर दिया। इंडियन फेडरेशन ऑफ विमेन लॉयर्स ने एक अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की जो उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ थी। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों, गवाहों के बयान और वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण एवं उसकी मां शकुंतला को दोषी पाया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। सुभाष चंद्र को बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं थे। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी के लिए मान्य था। इसे ही अपीलेट की व्यवस्था या अपीलीय अधिकार कहा जाता है कि वो निचली अदालत में संतुष्ट नहीं हुए तो उच्च अदालत में गए, उच्च अदालत में संतुष्ट ना हुए तो सर्वोच्च अदालत में गए, और अगर सर्वोच्च अदालत से भी संतुष्ट नहीं है या उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो कहाँ जा सकते हैं? राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो मानना ही होता है। तो हमारे देश में
विधि की व्यवस्था की दो शाखाएं हैं। विधि व्यवस्था की दो शाखाएं हैं जिसे कहा जाता है फौजदारी एवं दीवानी। दहेज हत्या का मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। इसके अलावा दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामले भी न्यायालय देखते हैं। दीवानी एवं फौजदारी कानून में फर्क ये देख लीजिए, हम देखते हैं क्या है। फौजदारी कानून ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, जैसे चोरी, हत्या या दहेज प्रताड़ना। जबकि दीवानी कानूनों का संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन या अवहेलना से है, जैसे जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि। फौजदारी कानून में सबसे पहले एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस को फाइल करती है। और दीवानी कानून में क्या होता है, प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। मामला यदि किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है, उसके लिए एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो फौजदारी कानून के तहत उसे जेल भेजा जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है या जेल एवं जुर्माना दोनों हो सकते हैं। परंतु दीवानी कानून में क्या होता है, अदालत राहत की व्यवस्था करती है। जिम्मेदार किराएदार को मकान खाली कराने का बोल सकती है या किराया चुकाने का बोल सकती है। तलाक को स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है। तो इस प्रकार हमारे देश में फौजदारी कानून एवं दीवानी कानून दो प्रकार की विधि की शाखाएं हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि क्या सभी को न्यायालय तक पहुंच है। जैसा कि आजकल हम टीवी वगैरह में सुनते हैं कि किसके बारे में ज़्यादातर सुन रहे हैं आज, राजस्थान की सरकार और सचिन पायलट और बीजेपी के नेता जा रहे हैं, बीएसपी के नेता जा रहे हैं। तो ये बड़े बड़े लोगों के बारे में ही खबरें आती है। क्या छोटे लोगों के बारे में जानते हैं या वो जा सकते हैं? तो आइए देखते हैं। भारत के सभी नागरिक इस देश में अदालतों का उपयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को न्यायालयों के माध्यम से न्याय करने का अधिकार है। सैद्धांतिक रूप से भारत के सभी लोग न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं, अर्थात प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रियाओं में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई आदमी गरीब है, पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका परिवार दिहाड़ी मजदूरी करता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो काम करके कल के लिए खाना कमाएगा ना अदालत के चक्कर काटेगा। तो इसलिए ऐसा कहा गया। तो इसी सभी लोगों तक न्याय व्यवस्था पहुंचने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने 1980 के दशक की शुरुआत में न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका का एक तंत्र तैयार किया है, जिसे कहा जाता है पीआईएल या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित की। इससे न्यायालयों ने ज़्यादा लोगों तक पहुंच स्थापित की। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है और न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च या उच्च न्यायालय को भेजे गए एक पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। तो इस प्रकार गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय मिलना आसान हो गया। आपने जाली एलएलबी 2 और जाली एलएलबी फिल्म जरूर देखी होगी, जिसमें वो वकील क्या करता है, जनहित याचिका दायर करता है और केस को फिर नए तरीके से लोगों के सामने रखता है। और इतना ही नहीं बेटा, बंधुआ मजदूरों को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत ही न्याय मिल पाया था। और मिड डे मील की व्यवस्था आप जानते हैं, ये भी पीआईएल के तहत ही पूरे भारत देश में लागू हुई थी। लेकिन यह वाक्यांश की न्याय में देरी न्याय से वंचित है का इस्तेमाल अक्सर विस्तारित समय अवधि के लिए किया जाता है जो अदालतें लेती है। आपने सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अदालतें बस यही काम करती है। तो क्यों करती है, कैसे करती है? आपने अभी निर्भया के दोषियों के वक्त भी देखा होगा
कि कैसे उनको लगातार तारीख पे तारीख मिलते जा रही थी और निर्भया की माँ परेशान हो रही थी। तो क्यों मिली? क्योंकि हमारे देश में कानून का एक विशेष मकसद ये है कि दोषी व्यक्ति को फांसी मिलने में या सजा मिलने में थोड़ा विलंब हो जाए चलेगा, लेकिन निर्दोष व्यक्ति को फांसी नहीं लगनी चाहिए या सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर निर्दोष व्यक्ति को एक बार फांसी लग गई तो क्या उसे दोबारा जीवित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कुछ मानवीय कारक भी है और कुछ अन्य कारक भी है जिसकी वजह से क्या होता है, लेट होता है। तो अदालतों के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। गरीबों के आवास अधिकार पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध है। हाल के फैसले झुग्गी वासियों को घुसपैठियों की तरह देखते हैं शहरों में, क्योंकि ये हमारे जो प्लानर्स होते हैं, जिन लोगों को हम चुन करके भेजते हैं नगर पालिका में, नगर निगम में, वोट दे दे करके भेजते हैं विधानसभा में, ये सब लोग और फिर कुछ आईएएस मिलकर के ऐसे नियम बनाते हैं जिससे झुग्गी झोपड़ी वालों को क्या समझा जाता है, कलंक माना जाता है शहर में, और उनको बेदखल करते हैं। तो हम लोगों ने इनको वोट देकर इसीलिए भेजा होता है, और ये लोग आईएएस भी बनते हैं, वो इसीलिए बनते हैं कि ऐसी नीतियां बनाए जिससे गरीब लोग परेशान हो। ऐसा है क्या? नहीं, हम किस लिए भेजते हैं कि वो हमारे कल्याण के लिए काम करे, जनता के कल्याण के लिए काम करे। लेकिन कुछ फैसलों ने थोड़ा परेशान जरूर किया है। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसे इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल कहा जाता है। इसके बावजूद न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की है, जो स्वतंत्र न्यायपालिका की ओर इशारा करता है। एक ऐसा ही केस है वोल्गा टेनिस बनाम बम्बई नगर निगम, जो कि 1985 में वोल्गा टेनिस बनाम मुंबई नगर निगम मुकदमे में अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया एवं झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया गया था। वरना उनके रेहड़ी लगाना या सड़क के किनारे दुकानें लगाना, ऐसे कुछ नियम है जिसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन ये वोल्गा टेनिस यहाँ पर जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि न्यायपालिका ने लोकतांत्रिक भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कि कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों के साथ साथ नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में एक जांच के रूप में कार्य करती है। तो ये था बेटा न्यायपालिका। आप ये जो कुछ प्रश्न उत्तर है इनको जरूर कीजिएगा कि न्यायपालिका से क्या आशय है, अदालतें किनके बीच विवादों का निपटारा करती है, न्यायिक समीक्षा से क्या आशय है, स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं, पीआईएल क्या है, हमारे देश में न्यायालय की संरचना कैसी है, और दीवानी और फौजदारी अदालतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन कुछ प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें, और यदि कोई परेशानी हो तो आप कॉल कर सकते हैं। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वंस अगेन।